विजयनगर साम्राज्य राजा कृष्णदेवराय के शासनकाल में दक्षिण भारत की सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था। वहीं कंपीली के दरबार में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे जिन्हें बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया। दिल्ली में इन दोनों भाइयों का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें इस्लाम कबूल करवाया गया। मुगल बादशाह बाबर ने कृष्णदेवराय को भारत में सबसे शक्तिशाली राजा माना था। हमने बचपन में तेनालीराम और कृष्णदेवराय से जुड़ी जो कहानियां सुनी है वो कहानी इसी विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय और उनके मंत्री तेनालीराम से जुड़ी हुई है। साथ ही राम राय ने हीरे को हीरे से काटने की कूटनीति अपनाई, यानी एक मुस्लिम राज्य को दूसरे मुस्लिम राज्य से भिड़ाने की नीति। ट्रैवलर अब्दुल रज्जाक के अकॉर्डिंग देवराय सेकंड की कई पत्नियां हैं जिनमें 700 रानियां और रखेले शामिल हैं। विजयनगर का संबंध जुड़ा है मध्यकालीन भारत के फेज वंश से, जिसे सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। उस समय दिल्ली पर तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। वैसे तो सुल्तानों का शासन उत्तर भारत में फैला हुआ था, पर अलाउद्दीन खिलजी वो पहला सुल्तान था जिसने साम्राज्य की सीमा को दक्षिण भारत तक फैलाया। उसी दक्षिण भारत की सीमा को आगे बढ़ाने का काम किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन सल्तनत काल के सबसे कंट्रोवर्शियल टर्म में से एक था। ऊपर से सुल्तान को एक बड़ी समस्या जिसका बार बार सामना करना पड़ रहा था वो था विद्रोह। खासकर दक्षिण भारत में विद्रोह की लहरें थमने का नाम नहीं ले रही थी। दक्षिण में हो रहे लगातार इन विद्रोह का कारण वे गवर्नर थे जिन्हें सुल्तान ने जीते गए इलाकों को संभालने के लिए अपॉइंट किया था। इन्हीं विद्रोह में से सबसे पहला विद्रोह खुद सुल्तान के कजन ब्रदर बहाउद्दीन गुरसप ने किया। दक्षिण में गुरसप ने जो विद्रोह का झंडा उठाया उससे परेशान होकर मोहम्मद बिन तुगलक खुद एक विशाल सेना लेकर दिल्ली से दक्षिण की ओर निकल पड़ा। गुरसप को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सुल्तान खुद इस विद्रोह को दबाने के लिए आ जाएगा। घबराहट में आकर गुरसप ने कर्नाटक के नॉर्थ ईस्ट में स्थित कंपीली राज्य में शरण ली। बेसिकली कंपीली राज्य गुलबर्गा और तुंगभद्रा नदी के पास स्थित था। 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना ने कंपीली राज्य पे हमला किया, जिसमें कंपीली के राजा की हार हुई और गुरसप को पकड़ लिया गया। उसे एक सख्त सजा दी गई, जिससे सुल्तान ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि वो विद्रोह को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं कंपीली के दरबार में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे जिन्हें बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया। दिल्ली में इन दोनों भाइयों का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें इस्लाम कबूल करवाया गया। लगभग 8 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन दक्षिण भारत में विद्रोह अब भी हो ही रहे थे और अब सुल्तान को इससे निपटने के लिए किसी इम्पैक्टफुल प्लानिंग की जरूरत थी। तभी मोहम्मद बिन तुगलक ने यह महसूस किया कि हरिहर और बुक्का दक्षिण के राजनीतिक हालात को अच्छी तरह समझते होंगे और शायद वे ही दक्षिण में हो रहे इन विद्रोह को काबू कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुल्तान ने दोनों भाइयों को वापस दक्षिण भारत भेजा ताकि वे वहां की स्थिति को नियंत्रण में ला सकें। अपनी रणनीति और स्थानीय ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए हरिहर और बुक्का ने दक्षिण में हो रहे इन विद्रोह को कुचलने में सफलता प्राप्त की। इसी दौरान एक दिन दोनों भाइयों की मुलाकात होती है श्रृंगेरी पीठ के विद्यारण्य नाम के एक ब्राह्मण से। उन्होंने दोनों भाइयों को वापस हिंदू धर्म अपनाने और एक नए साम्राज्य की स्थापना करने का सुझाव दिया, जिसे दोनों भाइयों ने आशीर्वाद समझकर मान लिया। और इस तरह साल 1336 में हरिहर राय और बुक्का राय ने स्थापना की विजयनगर साम्राज्य की। टॉपिक पर वापस आए तो विजयनगर जाना जाता है अपनी वैभवता और बेहिसाब दौलत के कारण। पर्सिया के एक ट्रैवलर अब्दुल रज्जाक समरकंदी जो विजयनगर आया था वो बताता है कि विजयनगर एक ऐसा नगर है कि आंख के तारे ने ऐसा स्थान नहीं देखा और बुद्धि के कानों ने ये नहीं सुना कि संसार में इसकी तुलना किसी अन्य नगर से की जा सकती है। यही नहीं, अब्दुल रज्जाक बताता है कि जौहरी बाजार में खुलेआम मोती, हीरे, रूबीज और पन्ना बेचते हैं। क्षेत्र के सभी रईस और आम लोग, यहाँ तक कि बाजार के कारीगर भी अपने कानों में, गर्दन के चारों ओर और अपनी बाहों, कलाई और उंगलियों में मोती और गहने पहनते हैं। आमतौर पर किसी हिंदू राजा के निजी जीवन के बारे में हमें काफ़ी कम ही पता होता है, लेकिन विजयनगर के मामले में ऐसा नहीं है। ट्रैवलर अब्दुल रज्जाक के अकॉर्डिंग देवराय सेकंड की कई पत्नियां हैं जिनमें 700 रानियां और रखेले शामिल हैं और वो हर एक के मामले पर सख्त नियंत्रण रखता है। मेल बच्चे केवल 10 साल की उम्र तक हरम में अपनी माँ के साथ रह सकते थे। अपने पूरे साम्राज्य में जहाँ भी कोई सुंदर लड़की होती तो राजा उस लड़की के माता पिता को मना लेता और उसे बड़े उत्सव के साथ अपने हरम में ले आता। उसके बाद उस लड़की को कोई नहीं देखता।
हालांकि इन स्त्रियों को हरम में बड़े आदर के साथ रखा जाता है। सेम यही बात इटालियन ट्रेवलर निकोलो दी कोंटी राजा देवराय I के बारे में बताता है। कोंटी के अकॉर्डिंग राजा की 12,000 पत्नियां थी और राजा जहां भी जाता उसके साथ साथ 4,000 पत्नियां भी उसके साथ जाती। इसके अलावा 2,000 से 3,000 पत्नियों को सिर्फ इसलिए चुना जाता है कि राजा की मृत्यु के बाद वे स्वेच्छा से उनके साथ जल जाए, जो उनके लिए एक बड़ा सम्मान माना जाता है। यहीं से हमें सती प्रथा की भी जानकारी मिलती है, जो विजयनगर साम्राज्य में काफी एक्टिव था। अगर महिलाओं की ही बात चल रही है तो विजयनगर में वैश्यावृत्ति काफी फेमस था और राज्य द्वारा इन्हें सपोर्ट भी किया जाता था। यही नहीं, समाज में इन वेश्याओं को काफी सम्मान भी प्राप्त था। रज्जाक लिखते हैं, वेश्याओं की सुंदरता और आकर्षण को व्यक्त करना मेरी क्षमता से परे है। महंगे मोतियों, गहनों और बढ़िया कपड़ों से सजी हुई वेश्याएं काफी युवा और बेहद खूबसूरत होती हैं। वे फेमस स्ट्रीट पर अपना व्यापार करते हैं, कक्षों की पंक्तियों के बाहर कुर्सियों पर ग्राहकों की प्रतीक्षा करते हैं। यही नहीं, वेश्याओं की इनकम पर जो टैक्स लगाया जाता था, उस टैक्स को उस शहर की पुलिस को वेतन के रूप में दिया जाता था। सबसे कमाल की व्यवस्था थी पुलिस सिस्टम की। क्या आज आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपका कोई सामान खो जाए और पुलिस उसे ना ढूंढ पाए तो उस खोए हुए सामान की भरपाई पुलिस आपको करेगी? विजयनगर में ऐसा ही होता था। इससे फायदा ये होता था कि पुलिस किसी केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रयास करती थी, वरना डिपार्टमेंट को अपनी खुद की जेब से भरपाई करना पड़ जाता था। विजयनगर पर कुल 4 राजवंशों ने शासन किया। इनमें संगम, सुलु, तुलु और अराविडु वंश शामिल है। इन्हीं में से एक तुलु वंश के शासक थे कृष्णदेवराय। हमने बचपन में तेनालीराम और कृष्णदेवराय से जुड़ी जो कहानियां सुनी है, वो कहानी इसी विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय और उनके मंत्री तेनालीराम से जुड़ी हुई है। राजा कृष्णदेवराय जो बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो किया करते थे, ट्रेवलर डोमिंगो पेस उनके बारे में बताता है, सुबह वो तिल का तेल पीता था, जिसके बाद वो तेल को अपने पूरे शरीर पर मलता था और फिर एक तलवार को लेकर वो तब तक उससे व्यायाम करता है जब तक कि उसका सारा तेल पसीने के साथ ना निकल जाए। जिम करने के बाद वो एक घोड़े पर चढ़ता है और सुबह होने तक मैदान में एक दिशा से दूसरी दिशा में सरपट दौड़ लगाता, और वो ये सब दिन निकलने से पहले करता है। मुगल बादशाह बाबर ने कृष्णदेवराय को भारत में सबसे शक्तिशाली राजा माना था। विजयनगर साम्राज्य राजा कृष्णदेवराय के शासनकाल में दक्षिण भारत की सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था। विजयनगर साम्राज्य के सबसे बड़े राइवल बहमनी साम्राज्य अब 5 टुकड़ों में बंट चुका था। अब बहमनी साम्राज्य की जगह को बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार नाम के सल्तनतों ने भरा। साल 1529 में कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद विजयनगर साम्राज्य में सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया। एक लंबे समय और कई उतार चढ़ाव होने के बाद आखिरकार 1543 में कृष्णदेवराय के दामाद राम राय ने साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। हालांकि सदाशिव को राजा के तौर पर गद्दी पर बैठाया गया, पर वास्तविक शासन राम राय ही कर रहा था। अपने शासन काल में राम राय ने एक बहुत अलग नीति अपनाई, जो पहले विजयनगर की दूसरे साम्राज्यों के इंटरनल मैटर से दूर रहने की थी। राम राय इन सल्तनतों के इंटरनल मैटर में इंटरवीन करने वाला पहला व्यक्ति था। साथ ही राम राय ने हीरे को हीरे से काटने की कूटनीति अपनाई, यानी एक मुस्लिम राज्य को दूसरे मुस्लिम राज्य से भिड़ाने की नीति। ये नीति विजयनगर के लिए काफी भारी पड़ा। इसने दक्षिण के 4 सल्तनतों को एक साथ आने पर मजबूर किया, जो पहले आपस में लड़ा करते थे। चारों सल्तनतों अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर के सुल्तान एक हो गए। इसके बाद जनवरी 1565 में तालीकोटा का युद्ध शुरू होता है। इसमें एक तरफ 4 सल्तनत और दूसरी तरफ 70 वर्षीय राम राय और राजा सदाशिव था। इस युद्ध में राम राय की पराजय होती है, जिसके बाद अहमदनगर के सुल्तान हुसैन शाह के आदेश पर राम राय के सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। हालांकि सदाशिव युद्ध से बच निकलने में कामयाब रहा, पर विजयनगर का पतन इस युद्ध के खत्म होने के साथ पूरा हुआ। आज अगर आप विजयनगर साम्राज्य के गौरवशाली अतीत को महसूस करना चाहते हैं तो आपको हम्पी जरूर जाना चाहिए। हम्पी, जो एक समय में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, वो आज वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जाना जाता है। यही नहीं, अगर आप पुरानी कथाओं में रुचि रखते हैं तो आपको ये जानकर भी दिलचस्पी होगी कि रामायण के अनुसार इस स्थान को किष्किंधा के नाम से जाना जाता था, जहां भगवान राम की मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से हुई थी। यह स्थान न सिर्फ ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि वास्तुकला और भव्यता का एक अद्वितीय उदाहरण भी है। यहाँ के मंदिर, स्मारक और राजाओं के महल आज भी विजयनगर साम्राज्य की गौरवशाली विरासत की झलक पेश करते हैं।
इस शानदार नगर को साल 1986 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। एक रोचक जानकारी जिसे जानकर आपको हैरानी हो, भारत में पहली बार बारूद का इस्तेमाल विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हुए युद्ध में किया गया था। तो इस तरह विजयनगर का इतिहास सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की रिच कल्चर, आउटस्टैंडिंग आर्किटेक्चर और पावरफुल मिलिट्री का सिंबल भी है। और हम्पी हमारे इस इतिहास को आज तक जीवित रखे हुए है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही कई और अनसुने किस्से और ऐतिहासिक तथ्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।